कल मैंने आपको संक्षेप में बताया वाई इट्स आउटराइटली स्टूपिड टू टॉक अबाउट रिटर्न्स ऑन टैक्स, क्योंकि टैक्स कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ना ही कोई क्विड प्रो को ट्रांजैक्शन है। Taxes are a very modest means of correcting the unjust distribution of income that takes place in the private markets. जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई प्राइवेट मार्केट्स में वो फाइनल नहीं है, वो जस्ट नहीं है, वो फेयर नहीं है, और उसी को सही करने का एक बहुत ही मॉडेस्ट अटेम्प्ट है टैक्सेशन। इसी को आज मैं एक्सपेंड करूंगा। सिंपल सरल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो प्राइवेट मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ मच पावर यू हैव टू टेक अवे वॉट एवर यू कैन। जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी शक्ति है, उतना हिस्सा आप मार्केट से खींच लेते हो अपने लिए। बट इट्स नॉट एट ऑल ऑब्वियस दैट वी शुड लेट पीपल टेक अवे दैट मच, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये जो पावर है जिसके बलबूते पे लोग अपना हिस्सा खींचे जा रहे हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इट्स प्रीटी आर्टिफिशियल इन नेचर। समटाइम्स इट्स ड्यू टू चांस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ड्यू टू प्रिविलेजेस एंड लीगल एंटाइटलमेंट्स। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। और सोशलिस्ट यही कहते हैं भाई जो पावर इम्बैलेंसेस है, जिसकी वजह से इतना स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, उस पावर इम्बैलेंस को इवन आउट करो तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम स्क्यूड होगी और ज़्यादा फेयर होगी। लेकिन कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, जो पावर उनकी तरफ टिल्ट हो रही है ड्यू टू देयर प्रिविलेजेस, ड्यू टू देयर लीगल एंटाइटलमेंट्स, ड्यू टू लक और चांस, वो उसको नेचुरलाइज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये वैलिड है, ये नेचुरल पार्ट है। अब अगर इसमें कोई इंटरफेयर करेगा या पावर इंबैलेंस को टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करेगा तो वो हमारे खिलाफ थेफ्ट कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है, कोर्जन यूज कर रहा है और सिर्फ जलता है हमसे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, एंड इट्स ऑल्सो प्रीटी वेल एस्टैब्लिश्ड दैट यूनियनाइजेशन ऑफ वर्कर्स इंप्रूव्स देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, जिसकी वजह से दे गेट पेड मोर देन देयर पीयर्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक वर्कर यूनियन को बिलोंग करता है, कैपिटलिस्ट उसको उसकी सर्विस के लिए 100 यूनिट्स कॉम्पनसेट करता है। वहीं अगर सेम वर्कर यूनियन को बिलोंग नहीं करता तो सेम काम के लिए सेम कैपिटलिस्ट ऑल एल्स बीइंग इक्वल उसको कम कॉम्पनसेशन देगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में मान लीजिए गवर्नमेंट बीच में आती है, कैपिटलिस्ट को 10 यूनिट टैक्स करती है और वो 10 यूनिट इस वर्कर को दे देती है जो कि यूनियन का पार्ट नहीं है। उसकी कॉम्पनसेशन कितनी हो गई? 80 + 10 90, स्टिल वेल शॉर्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ही वुड हैव रिसीव्ड इफ ही वर अ पार्ट ऑफ यूनियन। तो ऐसे में क्या कैपिटलिस्ट ये कहने का हकदार है कि मैंने 10 यूनिट्स टैक्स भरा, व्हाट इज माई रिटर्न ऑन टैक्स? डू यू गेट माई पॉइंट? व्हाट इज माई रिटर्न ऑन टैक्स? अब आप में से कई लोग ये बात सोचोगे कि ये क्या मैंने अपने दिमाग से स्पेशल ऐसा केस रच लिया मनगढ़ंत टू प्रूव माई ओन पॉइंट। बट एक्चुअली में मेरे एग्जाम्पल में जो प्रिंसिपल यूज किया गया है, इट इज अ जनरल प्रिंसिपल दैट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इकोनॉमी। भाई वर्कर्स जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है आउटपुट में, जिसको टेक्निकली बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मान लीजिए फर्म जो है वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, मैं गया, आउटपुट बढ़कर हो गया 120 यूनिट्स, 20 यूनिट्स एडिशन करी, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है। उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज माई मैक्सिमम कॉम्पनसेशन। वो मेरे को तब मिलेगी जब कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विल एग्जिस्ट, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। भाई परफेक्ट कंपटीशन में तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे होते हैं सारे प्रोड्यूसर्स, पर रियल वर्ल्ड में थोड़ी ऐसा होता है। रियल वर्ल्ड में तो प्रॉफिट छाप छाप के सेट हो जाते हैं लोग और उसके बाद वर्कर्स को मतलब टुकड़ों के भाव पर पेमेंट करते हैं। तो दैट इज द रियल वर्ल्ड। कितने तो एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, आप जो रील देख रहे हो आपको खुद को पता होगा आपको पेमेंट किस हिसाब से मिलती है, आप जितना कंट्रीब्यूट करते हो उसके हिसाब से, या फिर जो आपका लास्ट सीटीसी था उसके हिसाब से। मैं खुद केसेस जानता हूँ, 10 लाख रुपए साल का नेगोशिएट करा किसी वर्कर ने और तुरंत उसने बोला लास्ट सीटीसी, उसने कहा 30,000 रुपए मिलते थे, तो जो फाइनल हो चुका था 10 लाख का ऑफर, वो उसका डाउन हो गया कि आपको हम मैक्सिमम 5 लाख ही दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बार्गेनिंग पावर ही इतनी थी भाई। अब ये टेबल देख लो आप सब, एवरेज शेयर ऑफ वेल्थ गिवन है अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप्स का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 1961 से 1970 तक देखो एवरेज शेयर कितना है वेल्थ का ऑफ टॉप 1% इन इंडिया, 11.87%। अगले डेकेड में ये गिर जाता है टू 11.23% और 2011 से 20 तक आते आते ये हो जाता है 31.55% और लेटेस्ट फिगर है इसकी अराउंड 40%। अब मुझे एक बात बताओ, 61 से 70 के बाद 71 से 80 तक आर यू टेलिंग मी कि टॉप 1% हरामखोरी कर रहे थे और उसके बाद सडनली
इतनी मेहनत करी इन्होंने टॉप 1% ने कि इनका शेयर 4 फोल्ड इंक्रीज हो गया, और हमने इनको इतना टैक्स करा बेचारों को, बेचारे है ना ओप्रेस लोग, वेल्दी, इतना टैक्स करा, इतना परेशान करा कि ये देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं क्योंकि इनकी वेल्थ 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई ऑलमोस्ट। मतलब क्या बुलशिट बेचा जा रहा है आपको। बॉटम 50% का शेयर देख लो, 12.29% था और ये हाफ हो गया टू 6.12%। मतलब बॉटम 50% हरामखोर हो गए ओवर द डेकेड्स। दैट्स योर एक्सप्लेनेशन। प्राइवेट मार्केट्स में जो आप 2 नंबरी करे जा रहे हो ओवर द डेकेड्स, उसको टैक्सेस सही ना करे, पूरा का पूरा मार्केट फाइन ट्यून्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये एक और एग्जांपल ले लो आप फाइन ट्यूनिंग का। मैंने पोस्ट लिखी थी टाइटल्ड रिफ्लेक्शंस ऑन हु गेट्स पेड व्हाट, और मैंने इसमें लिखा था कि अगर आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अपोलोजिस्ट को सुनो तो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं पीपल गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ द कंज्यूमर। बस यही है जानने के लिए कि आपने कोई सर्विस दी, कस्टमर को लगा आपकी सर्विस 500 रुपये जितनी वर्थ है, उन्होंने आपको 500 दे दिए, खत्म कहानी। मैं कौन होता हूं बताने वाला कि ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है या अनजस्ट है। पर हम यहाँ क्यों रुके। मैंने बोला कि कस्टमर वैल्यूएशन या कंज्यूमर वैल्यूएशन इटसेल्फ इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल दैट सप्लायर्स एक्सर्ट ऑन द सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल, एक सर्जन को एक कोल माइनर से ज्यादा पेमेंट क्यों मिलती है? क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो सर्जन की सर्विसेज को ज्यादा वैल्यू करते कोल माइनर से, और बिकॉज दे हैव नो चॉइस बट टू वैल्यू सर्जन्स मोर देन कोल माइनर्स। क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है कि कितने सर्जन्स इकोनॉमी में होंगे एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है कि कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं। अगर उनकी ये प्रिविलेज छीन ली जाए और सप्लाई बढ़ा दी जाए तो जितना आप अभी कमा रहे थे उससे कम कमाओगे। तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट थी, पिछली वाली, आगे वाली? हाउ कैन यू से थिंग्स लाइक दैट? फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर दोस्त ने मेरे को बोला कि भाई मैंने इतने साल मेहनत कर कर इतनी वेल्थ जमा करी है और आपके हिसाब से सरकार को उसमें से एक पोर्शन टैक्स करके लेकर जाना चाहिए। बट व्हाट ही इज नॉट रियलाइजिंग इज कि आपने मेहनत करी जैसे बाकी सब करते हैं, पर आप उतनी वेल्थ इकट्ठी कर पाए, दैट वॉज अ मैटर ऑफ हाउ मच पावर योर प्रोफेशन एंड यू हैड इन द मार्केट, which is not something natural and which can be easily tackled with policy decisions। अब भी जिसको नहीं समझ में आया ऐसे समझो। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले आपको याद होगा टमाटर का रेट 200 पार चला गया था, 250 हो गया था। तो टमाटर बेचने वालों से उससे पैसे छापे, उनको इनकम हुई। सरकार ने देखा लोगों के लिए महंगे हो रहे हैं, सरकार ने टमाटर मार्केट में छोड़ दिए, दाम वापस आ गया 30 रुपए पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 200 रुपए के हिसाब से उनके पास आए पैसे उनके टमाटर पे, क्या वो जस्ट इनकम थी, या फिर जो 20-30 रुपए के प्राइस के हिसाब से बाद में आई ड्यू टू पॉलिसी चेंजेस वो जस्ट इनकम थी? भाई पहले उनकी पावर थी, उन्होंने इतना ले लिया, बाद में उनकी पावर कम थी, वो कम ले पाए, सिंपल एज दैट। तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है? अकॉर्डिंग टू मी जो हम सब मिलकर डेमोक्रेटिकली डिसाइड करें, क्योंकि उसमें सबकी इक्वल वॉइस है, दैट इज द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बात कोई रियलाइज नहीं करता, सब अपनी प्रिविलेज में घुसे हुए हैं। थोड़ा लीगल प्रिविलेजेस और गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट्स की बात कर लेते हैं। डीन बेकर क्या लिख रहे हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे? कह रहे द मनी दैट गोज टू द टॉप एंड ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू पेटेंट एंड कॉपीराइट मोनोपोलीज इज एंटायरली ड्यू टू द विनर्स एबिलिटी टू राइट द लॉज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स इन वेज दैट बेनिफिट देम। भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये कोई नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? ये तो गवर्नमेंट की दी हुई प्रिविलेजेस है। दीज आर प्रिविलेजेस गिवन बाय लॉ। तो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट थ्रेटन नहीं करती टू इम्प्रिजन पीपल हु कॉपीड माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विदाउट हिज परमिशन, बिल गेट्स वुड स्टिल बी वर्किंग फॉर अ लिविंग। मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है आपको पेटेंट देंगे, बदले में इतना रिवेन्यू शेयरिंग होगा पेटेंट से। व्हाई इज दैट अ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस? पूरा इंस्टीट्यूशन आपको बनाकर, पूरी फैसिलिटी बनाकर आपको सरकार दे रही है रीप करने के लिए रेंट्स, और उसमें से हिस्सा अगर ले ले तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या लिख रहे हैं मॉडर्ना के बारे में? इट वॉज एन टेक्नोलॉजी दैट क्रिएटेड 5 मॉडर्ना बिलियनियर्स। इट वॉज द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट पेड द कंपनी टू डेवलप अ कोविड वैक्सीन एंड देन अलाउड मॉडर्ना टू हैव मोनोपोली कंट्रोल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? डिफरेंट टर्म्स हो सकते थे। अब टैक्स करेंगे तो क्या होगा? कोर्शन होगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है।
कॉर्पोरेशन, बैंक्रप्सी लॉज, दीज डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। ये सब गवर्नमेंट के बनाए हुए लीगल प्रिविलेजेस हैं। एंड इट्स प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस, थॉमस नेजल अपनी बुक में क्या लिख रहे हैं, कह रहे प्रॉपर्टी राइट्स इज अ लीगल कन्वेंशन डिफाइंड इन पार्ट्स बाय द टैक्स सिस्टम। जैसे टैक्सेस एक लीगल कन्वेंशन है, ऐसी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको आप कहते हो मेरी प्रॉपर्टी, ये भी तो एक लीगल कन्वेंशन है। और क्योंकि आप जितना भी पैसा कमाते हो इस इलेबोरेट स्ट्रक्चर में कमाते हो, लीगल कन्वेंशंस में, जो गवर्नमेंट क्रिएटेड ही है सारा, तो आप इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट कर सकते हो, जबकि टैक्सेस और प्रॉपर्टी राइट्स दोनों ही इंटीग्रल पार्ट है सेम सिस्टम का, विद इन विच आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बनती है। पॉज करके पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये सारी बातें देखते हुए जो भी मैंने अभी तक डिस्कस करी है, मैंने अपनी वीडियो इस टैक्सेशन थेफ्ट, वो आप देख सकते हैं, मैंने पिन कर रखी है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, उसमें मैंने लास्ट में चैलेंज छोड़ा था। मैंने कहा था जो भी व्यक्ति कहता है कि वाई शुड द गवर्नमेंट टेक माई प्रॉपर्टी और माई मनी टू प्रोवाइड फॉर योर वेलफेयर, उसको हवा ही नहीं है कि इस बात के पीछे कितनी बड़ी अजम्पशंस है जो आपको प्रूव करनी पड़ेगी ये स्टेटमेंट वैलिड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आती है फ्रॉम सम ट्रांसेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड सेक्रेड वैल्यूज ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, व्हेन दे डू नॉट। मैंने अभी बताया ये तो पावर रिलेशंस का मैटर है, आपकी कितनी पावर है उस हिसाब से प्राइसेस चार्ज होते हैं, उस हिसाब से इनकम्स आती हैं। कोई इसकी ट्रांसेंडेंटल वैल्यू नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है, कोई सेक्रेड वैल्यू नहीं है। और प्रॉपर्टी राइट्स आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ऑफ गवर्नमेंट डिफाइंड रूल्स, बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस। चाहे आपका कॉर्पोरेशन हो, बैंक्रप्सी लॉज हो, इन्यूमरेबल वेज, पेटेंट हो, मोनोपोलीज हो, सारा का सारा आपका गवर्नमेंट डिफाइंड रूल्स, बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस से आता है। लास्टली कि यू मेक मनी इंडिपेंडेंटली ऑफ योर प्लेसमेंट इन सोसाइटी। अगर आपका तुक्का लग गया एक जगह पैदा होकर, तो आपके तुक्के की वजह से आपको एंटाइटलमेंट्स मिलनी चाहिए। ये तीन बातें प्रूव कर दो तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी जो मैंने स्टार्टिंग में बोली।